आरबीआई से जुड़ा हुआ है। आरबीआई से क्यों जुड़ा हुआ है? आरबीआई से एक सवाल जुड़ा हुआ है। सवाल यह है, आरबीआई ने अभी तक बैड बैंक को परमिशन क्यों नहीं दी? मैंने आप लोगों को बकायदा इसके ऊपर एक इशू करवाया हुआ है। भारत की बैड बैंक क्या है, ये मैंने पूरा इशू पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो देख लें, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। अंकित अवस्थी और बैड बैंक लिखकर ढूंढे, भारत को मिला बैड बैंक, इस तरह से पढ़ाया हुआ है। क्योंकि सितंबर में जब ये न्यूज आई थी तो हमने कवर भी की थी, लेकिन अब तक भी आरबीआई ने परमिशन क्यों नहीं दी है, आज हम उस मसले पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अखबारों में यह सुर्खी बनने लग रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरबीआई के बारे में चर्चा होनी है। आप यहां पर देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है कि ऑलमोस्ट ईयर ऑन बैड बैंक येट टू टेक ऑफ, आरबीआई नॉट इन फेवर ऑफ डुअल स्ट्रक्चर। तो अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आरबीआई किस चीज के पक्ष में नहीं है जिसके चलते हुए बैड बैंक का निर्माण नहीं हो पाया है। आरबीआई हैज नाउ इंडिकेटेड दैट बोथ द एक्विजिशन एंड रेजोल्यूशन शुड बी हाउस्ड under the same legal entity. Accordingly, the NARCL and IDRCL are reworking the arrangement under which both the processes will be under farmers control। यानी कि सारी की सारी जानकारियां NARCL के पास रह जाएंगी। यहां पर दो शब्दों का उपयोग किया गया है इस सवाल को समझने के लिए। आपके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है। इसको समझने से पहले मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। इस पूरे विषय के अंदर जिन जिन चीजों की चर्चा की जाएगी उसमें से एक तो शब्द है बैड बैंक, पहले तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरी जो चर्चा है हम यहां पर करने वाले हैं वो है NARCL, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, यानी कि NARCL। यहां पर याद रखिएगा, N स्टैंड्स फॉर नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि जो भी आपका असेट है उसका रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और तीसरी जो शब्द आप यहां पढ़ने वाले हैं दैट इज IDRCL। ये जो IDRCL आपको दिख रहा है दैट इज इंडियाज डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इंडियाज डेट रेजोल्यूशन कंपनी, डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। क्या है ये पूरा मसला, आइए अब मैं आपको ये पूरी बात सिखाता हूं। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण है, कृपया करके इसे विस्तार से समझने का कष्ट करें। आइए साथियों, तो रिजर्व बैंक जो है वो बैड बैंक के समर्थन में तो है, लेकिन NARCL साथ में IDRCL इन दोनों को एक साथ मिलाना चाहती है। तो क्या है ये पूरी की पूरी चीज, यानी बैड बैंक क्या होता है, आइए अब मैं आपको ये सिखाने का कार्य करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मालूम हो तो अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ था लास्ट ईयर, उसमें निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक बैड बैंक की घोषणा की गई थी। बैड बैंक की घोषणा की गई थी, तब से यह सुर्खियों में बना हुआ है कि बैंक तो अच्छा ही काम करती है, बैंक बुरी कब से होने लगी। इस चीज को हम समझाने के लिए आपको सारी बातें बताएंगे। सरकार के द्वारा कहा गया था कि 30,600 करोड़ रुपए एक बैंक को दिए जाएंगे, जिसका कार्य होगा कि वो लगभग 2 लाख करोड़ के वर्थ बैड लोन परचेज कर लेगा। तो चलिए अब हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताते हैं। साथियों, आप सबको मालूम होगा कि हमारे पास में जितनी भी बैंक हैं जो कि व्यापारिक कार्य कर रही हैं या फिर व्यवसायिक कार्य कर रही हैं, जैसे आप जिनमें अपना पैसा जमा कराते हैं या जिनसे लोन लेते हैं, दे आर जनरली नॉन एज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक में कई कलाकार ऐसे भी होते हैं, जैसे विजय माल्या हुआ या फिर ये जो नीरव मोदी जैसे जो लोग हुए। कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम आप नहीं भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने 500 करोड़ रुपए से ऊपर का लोन लिया हुआ है। देखिए, एक चीज मैं आपको यहां पर साफ बताना चाहूंगा, बैंक किसी भी व्यक्ति को जब लोन देती है तो हवा में लोन नहीं दे देती है कि आप लोन ले जाओ, इसके बदले में कुछ मत रखो या सिक्योरिटी में कुछ मत रखो। ऐसा कभी नहीं होता है। बैंक इसकी सिक्योरिटी में हमेशा कुछ ना कुछ जरूर रखवाती है। याद रखिएगा, यदि किसी के पास में लोन 500 करोड़ रुपए से ऊपर का है, लोन चाहे साहब आप बैंक से लाख रुपए का भी लो, बैंक उसकी भी एवज में आपके पास से कुछ ना कुछ रखवा लेती है। इकलौता पर्सनल लोन ऐसा होता है जिसमें कि आप लोगों को कोई भी बगल में मॉर्गेज नहीं रखना होता है, कोई भी बगल में चीज गिरवी नहीं रखनी होती। अदरवाइज बैंक सब कुछ, आप घर ले लीजिए, घर के कागज बैंक में रखने पड़ते हैं, आप कार ले लीजिए, कार के कागज बैंक के पास होते हैं, हर चीज तो बैंक अपने पास रखती है। ठीक है,
ऐसी स्थिति में यदि आपने 500 करोड़ रुपए से ऊपर का लोन लिया है तो निश्चित ही आपने कोई वस्तु या तो कोई कंपनी या आपका घर या आपके शेयर कुछ ना कुछ बैंक में गिरवी रखे होते हैं। ठीक है साथियों, ये बात गिरवी का मतलब हुआ कि आपने कोई वस्तु ऐसी है कि सर अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो इस सामान को बेच के मेरे पैसे कमा लेना। लेकिन बैंक का काम आपके सामान को बेचकर पैसा कमाना थोड़ी है। आपने घर गिरवी रख रखा है तो बैंक अब ये काम थोड़ी करेगी कि पता चल रहा है कि साहब फलाने का घर बेच दो फिर पैसे कमा लेंगे। नहीं नहीं, बैंक ये सब बकवास काम नहीं करती है। उसका काम होता है भाई पैसे दो पैसे लो, सिंपल सी बात। लेकिन आपका धंधा चौपट हो गया। आप 500 करोड़ रुपए बैंक से कर्जा तो ले लिए, 500 करोड़ या उससे ऊपर का कर्जा तो ले लिए, लेकिन चुका नहीं पाए। जब आप 1 महीने की किस्त नहीं चुका पाते उसी समय बैंक आपके खिलाफ एक जानकारी अपने यहां पर अपनी बैलेंस शीट में लिख के रख लेती है कि भाई ये डिफॉल्ट कर गया है। डिफॉल्ट का मतलब हुआ कि यार ये किस्त नहीं चुका पा रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ, आप अगले महीने यानी दूसरे महीने भी किस्त नहीं दिए, बैंक वहां पर फिर से एक स्टार और लगा लेती है कि भैया दो वीक हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, इसकी तरफ से कोई पैसा नहीं आ रहा है। तीसरे महीने भी आप किस्त नहीं चुका पाए तो भाई साहब बैंक वाले उस चीज के ऊपर लिख देते हैं कि इस पैसे से अब कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी कि ये एसेट तो है लेकिन नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, इससे ब्याज तो छोड़ो मूलधन भी नहीं मिल रहा है, और ऐसी स्थिति को आप एनपीए कह देते हैं। अच्छा, फिर आप पूछेंगे तो क्या दिक्कत है, एनपीए हो गया सर, बैंक के पास में वो तो रखा हुआ है ना, गिरवी संपत्ति तो रखी हुई है तो उसको बेच के पैसा कमा ले। फिर वही वाली बात, भाई बैंक के अंदर जितने कर्मचारी हैं वो कर्मचारी अपना बैंकिंग का काम कर ले वही बहुत है। जनधन अकाउंट खोलना है, किसी को लोन देना है, किसी को कुछ करना है, वही कर ले वही बहुत है। अब आप उनके ऊपर ये जिम्मेदारी और डाल रहे हो कि साहब कैसे ना कैसे करके आप गिरवी भी कर दो। नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन इसकी एवज में बैंक को एक नुकसान जो होता है वो अलग है। वो क्या है, यदि आप 3 महीने तक पैसा नहीं चुकाए तो बैंक आपको एनपीए तो करार दे दी, लेकिन साल भर भी अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो बैंक उसे बैड लोन की कैटेगरी में डाल देती है। बैड लोन की कैटेगरी में डाल देती है का मतलब क्या हुआ कि यार ये आने वाले टाइम में भी पैसा नहीं चुकाएगा, अब तो ये गया। ऐसी स्थिति में जो इसको पैसा दिया था 500 करोड़ वो अपन ने अपने घर से थोड़ी दिया था, वो तो किसी और भाई साहब का पैसा था। आप ऐसे सोचिए, बैंक जब भी किसी को लोन देती है, बैंक खुद थोड़ी पैसे कमाती है, वो तो आपका पैसा किसी को दे रही है, किसी की टोपी किसी के सर पे रख रही है। तो भाई साहब वो व्यक्ति भी आएगा हमसे वापस पैसा मांगने कि साहब मेरा पैसा कहां है। अब बैंक ये बता के थोड़ी देती है कि अंकित अवस्थी तुम्हारा पैसा वहां दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ग्राहक मैं बैंक के पास जाऊंगा कि सर मुझे पैसा दे दो, बैंक ने कहा सॉरी हमने पैसा जिसको दिया था उसने लौटाया नहीं, इससे तो बैंक फेल मार जाएगी। तो बैंक इस डर में कि आप बैंक का दुकान, ये 500 करोड़ तो डूब गया, अब 500 करोड़ अगले दोबारा जुटाओ। क्यों जुटाओ, क्योंकि भाई अगर ग्राहक आ गए 500 करोड़ लेने वाले तो फिर क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में बैंक ने पहले 500 करोड़ तो डुबो दिए, अब अगले 500 करोड़ फिर से इकट्ठे किए इस बात के लिए कि आने वाले समय में ग्राहक को यह बांटने में काम आएगा, जो पैसा वापस लेने आएगा उसको देने के काम में आएगा। ठीक है, अच्छा एक तरह से बताओ बैंक को कितना नुकसान हुआ। एक 500 तो डुबो दिया, दूसरा 500 रिजर्व कर लिया, कुल 1000 करोड़ का मामला हो गया। यानी कि बैंक जो है वो 500 करोड़ देके 1000 करोड़ के घाटे में गई, क्योंकि अल्टीमेटली उसे तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से अपना मामला और चला गया। इससे बैलेंस शीट हो गई गंदी, बैंक के ऊपर जो है वो बढ़ गया दबाव। सरकार ने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब एक काम करते हैं, क्योंकि बैंक जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रही है, एनपीए बढ़ता जा रहा है। देखिए कोरोना काल में तो एनपीए बढ़ा ही बढ़ा, साथ में फिर बहुत सारे बिजनेसेस सरकारी नीतियों के कारण भी नहीं चल पाते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक पर एनपीए बढ़ता चला गया। सरकार ने कहा चिंता मत करो, इसका एक जुगाड़ निकालते हैं। जुगाड़ क्या है, बोले तुम लोग पैसा वसूल क्यों नहीं पा रहे हैं। बोले सर कौन करे ये सारा कारनामा। तो बोले एक काम करो, तुम्हारे जो बैड लोन्स हैं, जो 1 साल से ऊपर के 500 करोड़ से ऊपर के जो लोन हैं जिन्हें बेचकर तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो, उसके लिए एक अलग से बैंक बना देते हैं जो क्या काम करेगी, आपके जितने भी बैड लोन्स हैं उन्हें अपने पास रख लेगी। मतलब यह समझो कि एसबीआई से 500 करोड़ लेके कोई भागा था,
अब लेके भागा था तो उसके कागजात तो है ना, जिस कागजात में ये लिखा हुआ है कि ये संपत्ति गिरवी रख रखी है, तो वो जो कागजात है ना वो आप इनको दे दो। बैंक कोई सी भी हो कभी भी हवा में पैसे नहीं देती है। मुसीबत यह कि वसूली करना नहीं जानती, क्योंकि समय नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। तो बोले एक काम करो, तुम चिंता मत करो, सारे कागज निकालो और इस बैंक को दे दो। ये कौन सी बैंक आ गई? बैड बैंक आ गई। फिर बोले सर इसको दे तो दें, लेकिन हमारे हाथ से तो खट्टी छाछ भी चली गई। खट्टी छाछ चली गई का मतलब क्या हुआ? सर मतलब यह हुआ कि 500 करोड़ तो पहले वो लेके भाग गया, उसकी एवज में जो गिरवी सामान रखा था वो हम आपको दे दें, तो बीइंग ए बैंक हमारे पास क्या बचा? कल को उस गिरवी सामान को बेच बाच के थोड़ा तो हम पैसा कमा लेते, फिर हमारे पास क्या बचा? सरकार ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जितना भी माल था, कितने का माल था? बोले सर 500 करोड़ का था। तो बोले एक काम करो, उसमें से 75 करोड़ रुपए मैं तुम्हें अभी कैश में लौटा देती हूं। कितने करोड़ रुपए? 75 करोड़ रुपए तुम्हें इंस्टेंटली लौटा देती हूं। आपने पूछा सर ये 75 करोड़ का हिसाब क्या है? 500 करोड़ की तुलना में 75 करोड़ ही लौटाए, ये क्या कहानी है? बताता हूं। आपके कुल कर्ज का 15% बैंक को कैश में रिटर्न कर दिया बैड बैंक ने। बैड बैंक ने 15% इसको तुरंत रिटर्न कर दिया। बोले ठीक है सर, 15% से सर, लेकिन ये तो बहुत ही नाइंसाफी है, इससे अच्छा तो मैं ही खरीद लूं सारी प्रॉपर्टी, मैं ही दे दूंगा इससे अच्छा तो। बोले रुको बेटा, सरकार कह रही है कि तुम्हें पूरा पैसा लौटाएंगे, बस इंतजार करो, पहले 15% तो कैश में ले लो, यानी कि लिक्विड मनी में ले लो, और 85% का हमसे वादा ले लो। वादा किस बात का? कि तुम्हारा जो बचा हुआ अमाउंट है, जो तुम्हारा 425 करोड़ बचा हुआ है, वो भी हम लौटाएंगे, लेकिन कब? जब ये माल बिक जाएगा। अभी जब तक नहीं बिका है तब तक कम से कम 75 करोड़ लेके आगे तो काम चलाओ। बोले हां ये बात तो सही कही आपने। फिर आपके दिमाग में फिर सवाल बना, सर तो बैड बैंक के पास में पैसा कहां से आया खरीदने के लिए? मैंने कहा इसके लिए केंद्र सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए का पैसा इस बैड बैंक में इन्फ्यूज करने का वादा किया था बजट 2021-22 में। यानी कि इस बैंक को 30,600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे ये इस बैंक के सारे एनपीए को अपने पास परचेज करके रख सकेगी। फिर आप सवाल पूछेंगे अच्छा तो सर ये जो 75 करोड़ रुपए इसने दिए ये इसी में से थे? मैंने कहा बिल्कुल सही समझे। तो सर एक बात बताओ, इसने 75 करोड़ करके 500 करोड़ का एनपीए खुद के पास ले लिया। मैंने कहा बहुत सही। तो सर ऐसे अगले 75 करोड़ देकर के फिर से 500 करोड़ का माल ले सकता है ये? मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर सर ये तो ऐसे करके 75 करके 500 करोड़ या उससे ऊपर के जितने भी लोन है, मान लीजिए सर 1000 करोड़ का लोन था तो उसमें से 150 करोड़ दिए, उस लोन को अपने पास ले लिया। बोले सर एक बात बताओ, ऐसे तो ये 30,600 करोड़ रुपए से कितने लोन परचेज कर लेगा? ये है सवाल। अगर आप समझ गए तो आप दे कम रहे हो और बैंकों से परचेज ज्यादा कर रहे हो। अगर यह बात समझ में आ रही हो तो थम्स अप करना, क्योंकि आप जो है दे तो 75 ही रहे हैं, लेकिन खरीद कितना रहे? 500 करोड़, और वादा कर रहे हैं कि 85% बाद में दे देंगे। तो बैड बैंक इस 30,600 करोड़ से कितना परचेज कर सकती है पता है आपको? इससे यह परचेज करती है 2 लाख करोड़ के लोन्स। कितने करोड़ के? 2 लाख करोड़ के बैड लोन परचेज कर पाएगी। कौन? ये वाली बैड बैंक। अगर आपको यह तथ्यात्मक जानकारी समझ में आ गई हो तो अब आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए बैड बैंक को दिए और उसकी वजह से 2 लाख करोड़ रुपए के वर्थ बैड लोन परचेज करवा लिए। अब आप पूछेंगे करवा लिए, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये काम हो चुका हो। मैंने कहा अभी तक इतनी खूबसूरत जो चीज है ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो अब हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि जब ये इतनी बढ़िया चीज है तो ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई है? क्या बैड बैंक बन गया है या घोषणा हुई है? हमने कहा अभी तक घोषणा ही चल रही है, इसीलिए तो ये न्यूज बनी है। क्या कि 1 साल हो गया साहब, दोबारा बजट आने की बात हो रही है और अभी तक आरबीआई ने इस बैड बैंक को बनने की परमिशन नहीं दी। यानी कि कृपया अटकी कहां पड़ी है अब ये तो बताओ।
मतलब आपने जो बातें बताई वो तो कई बार हमारे जैसे टीचर पढ़ा चुके, लेकिन सब बन क्यों नहीं पा रहा है, ये अटक कहां गया? अगला बजट आने का समय हो गया, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, कहां फंस गए आप? ये बन क्यों नहीं पा रहा है? तो फिर आरबीआई ने यहां पर जो अड़चन लगाई वो सुनिए। अब आप, आरबीआई ने कहा कि एक बात बताओ, आप इस पूरी प्रक्रिया को करोगे कैसे? बोले सर ये जो बैड बैंक है ना, इस बैड बैंक के अंदर नाम बैड बैंक है, लेकिन सही मायने में तो ये कोई कंपनी बनेगी। बोले हाँ ठीक है, कौन सी कंपनी है? बोले सर इस कंपनी का नाम होगा NARCL, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। बोले बहुत बढ़िया। बोले बेटा एक बात बताओ, कल को तुम भी पैसा लेके भाग गए तो? बोले सर क्या बात कर रहे हो तुम, मतलब ये 500 करोड़ का मामला लेकर तुम भाग लिए, तुम भी बैंक फेल मार गए तो? बोले सर रुकिए, हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ एक और पार्टनर भी है। बोले वो कौन सा पार्टनर है? बोले उस पार्टनर का नाम है IDRCL, यानी कि इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब यहां पर कितनी कंपनी हो गई? NARCL और दूसरा हो गया IDRCL। बोले सर हम दो कंपनी मिलकर के बैड बैंक बना रहे हैं। हमारी जो बैड बैंक है ना सर, वो अकेले की नहीं है, बैड बैंक असल में दो चीजों से मिलकर बन रही है। बोले अच्छा, तो बोले तुम दोनों अपना अपना काम बताओ, करोगे क्या, कैसे बैड बैंक बनाओगे? बोले सर देखो, जो NARCL है ना, इसका काम तो रहेगा चीजें परचेज करना। जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक से NPA परचेज कर लिया, उसको इंडियन डिपॉजिट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है, ये जो दूसरी कंपनी है, ये चीज जो है ये इसको बेचने का काम करेगी, इसकी व्यवस्था करेगी, ऑपरेशंस संभालेगी, ये उस प्रकार के कार्य करेगी। आरबीआई ने कहा अच्छा, यानी कि बैड बैंक के अंदर भी दो कंपनी चल रही हैं। बोले हाँ सर, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए आपको। बोले दत्त पागल आदमी, तुम में से किसको पकड़ेंगे फिर हम? एक कह रहा है कि मैंने परचेज कर लिया, एक कह रहा है मैं बेचूंगा, तो तुम दोनों तो एक दूसरे के ऊपर डालते रहोगे सारी चीजें। बोले कैसे? तुम ये कहोगे कि सर इसने ज्यादा महंगा परचेज कर लिया, तुम कहोगे कि ये काम नहीं कर रहा। बोले जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई एक बनेगा तो ही मैं तुम्हें बैंक की परमिशन दूंगा या दूंगी। ये किसने बोला? आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा कि जनाब अगर परमिशन चाहिए तो मुझे दो चेहरे नहीं, चेहरा एक चाहिए जिसकी जिम्मेदारी सेट की जा सके। ये दो चेहरे अगर हो गए तो तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डालते रहोगे। अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो फिर से उस न्यूज को पढ़िए, फिर समझ में आ जाएगा। मैं आपको पढ़वा देता हूं, और अगर यह जानकारी समझ में आ गई हो तो साहब लाइक और शेयर जरूर करना। यहां पर आरबीआई ने कहा है कि दैट बोथ द एक्विजिशन का मतलब हो गया परचेज करना, और रेजोल्यूशन का मतलब हो गया बेचना, शुड बी हाउस्ड अंडर द सेम लीगल एंटिटी अकॉर्डिंग द NARCL and IDRCL are reworking the arrangement under the both processes will be under former control। यानी कि अब ये इस बारे में काम कर रहे हैं कि भविष्य में NARCL के पास ही सारी की सारी जिम्मेदारियां खरीदने की और बेचने की आ जाएं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह तथ्यात्मक जानकारी समझ में आ गई होगी कि अल्टीमेटली बात किस चीज की चल रही है। क्लियर हो गया? यानी कि आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से यहां पर NARCL और IDRCL आपस में अब एक ही व्यक्ति के अंडर में चले जाएंगे, जिसको लेकर के रिजर्व बैंक प्रेशराइज कर रही है। फिर आप पूछेंगे सर फिर भी यह बताइए, मान लीजिए NARCL की बात करें तो इसके अंदर असली मालिक कौन होगा? क्या कोई ये कंपनी बैड बैंक वाली जो कंपनी है, कोई अंबानी अडानी इनकी कंपनी होगी? किसकी होगी? हमने कहा बेटा NARCL में 51% जो शेयर है ये उसी कमर्शियल बैंक का होगा जो अपने लोन बेच रही है। बोले थैंक गॉड बच गए, अदरवाइज मारे जाते। क्या? इधर देखिए यहां पर हो क्या रहा है। ये जो मैंने कारनामा आपसे कहा था कि ये कंपनी जब अपना माल यहां बेचेगी, 15% कैश पर बेच दी, 85% की उम्मीद पर, तो ये जो बैंक है ना, ये इस बैंक का 51% मालिकाना हक भी मांगेगी। यानी कि बैड बैंक ऐसे ही किसी को कुछ भी उठाकर नहीं बेच देगी। फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, इससे फायदा क्या हुआ? मतलब आपने कर क्या लिया इससे? मैंने कहा इससे फायदा क्या हुआ मैं समझाता हूं, आप ऐसे समझो। कभी किसी सब्जी की दुकान पर अगर आप सब्जी परचेज करने गए हो तो वहां पर आप देखते हैं कि जो सब्जी का जो दुकानदार है
वो अच्छे अच्छे सामान को या अच्छी अच्छी सब्जियों को, फलों को टोकरी में आगे जमा के रख रहा होता है, आपके डिस्प्ले में आगे रख रहा होता है। लेकिन जो सब्जी या फल खराब हो जाता है उन्हें वो दूसरा पार्ट बना के साइड में करता चलता है, यानी कि खराब फल निकाल के साइड में रखता चलता है और इन दोनों को इस प्रकार से सेपरेट कर देता है कि जो साफ सुथरे और दिखने में स्वस्थ हैं उन्हें तो महंगा बेचता है और जो खराब होने वाले हैं या आजकल में खराब हो जाएंगे उन्हें वो सस्ते दामों पर बेचता है। लेकिन दोनों किसके हैं? एक ही मालिक के हैं। इससे फायदा क्या हुआ? दोनों समान रेट पर सामान नहीं बिका, उधर सस्ते के लालच में लोग खरीद लिए और इधर अच्छे के लालच में लोग खरीद लिए और माल बिक गया। बैंक भी ऐसे ही कर रही है, एक सब्जी वाले की तरह, जिसमें चाय वाले की तरह नहीं, सब्जी वाले की तरह, जिसमें बैड बैंक जो है वो बैड लोन्स को एक और ब्रांच बना के बेच रही है कि ठीक है अब हमारी इमेज तो साफ रहेगी कि इस बैंक के पास कोई एनपीए ही नहीं है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति पूछेगा कि बताइए एसबीआई के पास कितना एनपीए है, अजी साहब है ही नहीं, एनपीए ही खत्म हो गया। बोले वाह, कैसे खत्म हुआ? सर इसने अपना एनपीए बेच दिया। किसको बेच दिया? बोले बैड बैंक को बेच दिया। बोले वाह, तो इसका मतलब बैंक बहुत अच्छी है, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है, स्वस्थ फल है, लाओ इस बैंक में इन्वेस्ट करो, इसमें ही अपनी एफडी कराओ, इसमें ही पैसा रखो। आप लोग अपने इस तरह से सोच कर आएंगे। लेकिन आपको क्या पता कि जो खराब सब्जी बेचने वाली जो दुकान खोली गई है वो भी एसबीआई की ही है, क्योंकि एसबीआई खुद 51% शेयर बैड बैंक में भी मांग रहा है। अर्थात वो जो दूसरी दुकान खुली है जिसमें बैड लोन पड़े हुए हैं, जैसे आप बैड बैंक कह रहे हैं, वो भी एसबीआई अपने पास रख के चल रही है। लेकिन आपकी नजर में क्या हो रहा है? वो भी एक बैंक खुल गई है, ये भी एक बैंक खुल गई है। सब्जी खराब है तो क्या, बिक तो दुकान पर ही रही है। यानी कि एनपीए है तो क्या, बिक तो बैड बैंक से रहा है, यानी वो भी तो बैंक है, वो भी तो पैसा कमाएगा। तो उम्मीद है आपको दोनों का फायदा समझ में आ गया होगा। और अगर इकोनॉमिक्स का ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो इस पर आज पूरी तरह से अपना निबंध लिखिए, एक प्रॉपर आंसर लिखिए 250 शब्दों के अंदर, बैड बैंक की अवधारणा लिखिए, इसमें एनएआरसीएल और इन दोनों के बारे में बात करिए। और जो दूसरी आईडीआरसीएल मैंने जो आपको बताया, वहां पर बैंक ऑपरेशंस के अंदर अपना 49% शेयर मांगती है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन के केस में आरबीआई ने कहा नहीं, ये दोनों ही एनएआरसीएल के पास आनी चाहिए, जिसकी वजह से भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी बैड बैंक की अवधारणा समेत तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आ रही हो तो वीडियो के अंदर एक ऑप्शन होता है लाइक करने का, और चैनल पर नए हैं तो ऑप्शन होता है सब्सक्राइब करने का, उसे दबाते चलें। और अगर आपको यह जानकारी ज्यादा पसंद आ रही हो तो अपने साथियों से भी शेयर करते चलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो अनअकैडमी पर आज रात 12 बजे तक अंकित 10 रेफरल कोड के साथ 20% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप लोगों का 49,000 का कोर्स आपको 61,000 का कोर्स 49,000 में दिया जा रहा है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर आप 10% के स्थान पर 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आइकॉनिक प्लान भी अवेलेबल हैं, हमारे पास में आप लोगों के लिए लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तमाम प्रकार की सुविधाओं के लिए आप हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना, फ्री क्लासेस देखना, टेस्ट सीरीज देना, तो यूज माई रेफरल कोड अंकित 10, अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।